This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः वात्सव्यवासरः श्रावण शुद्ध तृतीया दिनांक 11 ऑगस्ट 2021 चरक दिनांकामध्ये 8 उन्माद अपस्मार शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतकटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावान् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्मनि सत्तमः प्रथमन्तं प्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। तस्य इमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति तद्यथा भ्रुव्युदासः सततमक्ष्णोर्वैकृतम् अशब्दश्रवणं लालासिंहाणकप्रसरणम् अनन्नाभिलषणम् रोचकाविपाकौ हृदयग्रहः कुक्षेः आटोपो दौर्बल्यम् अस्थिभेदः अङ्गमर्दः मोहः तमसो दर्शनम् मूर्छा भ्रमश्चाभीक्ष्णं स्वप्ने च मदनर्तन व्यधन व्यथन वेतन पतनादि नीति। तो ये अकस्मार के पूर्व रूप इस प्रकार से है। भ्रुव्यदासा, तो भ्रू के बारे में ये इधर उधर इस प्रकार का होना, इसमें कुछ दिया नहीं है। सततम अक्ष्णोः वैकृतम, नेत्रों के बारे में विकृति इस प्रकार के बार बार होते रहना, सतत होते रहना। अशब्द श्रवणम, जो शब्द नहीं है, एक्चुअली उच्चारित नहीं है, उनका भी श्रवण हो जाना। लाला सिंघाणक प्रसर, सिंघाण प्रसर, लाला और सिंघाणक इनका स्राव। अनन्नाभिलषण, अन्न की अभिलाषा न होना। अरोचका विपाक, अरोचक और अविपाक। हृदय ग्रह, कुक्षे है आटोपः, कुक्षि में आटोप दौर्बल्यम। अस्थिभेदः, अंगमर्दः, यह जीव है, अस्थिभेद ये लक्षण आया है इसमें। अंगमर्द, मोह तमसो दर्शन, मूर्छा भ्रमश्चाभीक्ष्णम, स्वप्ने च मद नर्तन व्यधन व्यथन वेकन पतनादीनि, ये सभी स्वप्न में दिखना इस प्रकार से। ततोनंतरम अपस्माराभिनिवृत्तिरेव, और इनके बाद अपस्मार की अभिनिवृत्ति हो जाती है, अपस्मार की उत्पत्ति हो जाती ही है। प्रवृत्तिरेव, तो होती ही है, ऐसा है।
अभी ये पूर्व रूप देखेंगे तो भृगुविदासता अक्ष्णो वैकृतम अशुद्ध श्रवण लाला सिंहाण कुप्रसर्वण अनुमाभिलषणम अरोचका विपाक। यहाँ तक थोड़ा मुख से या आहार संबंधित इस प्रकार के हैं। हृदय ग्रह से लेकर ये कुक्षय अटोपहा दौर्बल्यम अस्थिभेदः। अस्थिभेदः का काफी अलग इस प्रकार का आया है लक्षण, उसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और उसमें इसका रोल, अस्थि का रोल क्या है दूषक के हिसाब से, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। अंगमर्द मोह तमसो दर्शन, ये काफी प्रधान लक्षण है। और पश्चिम स्तमक प्रविशति, ये आगे उसके बारे में वर्णन है। मूर्छा भ्रम, तो इन सभी लक्षणों को देखते हुए इससे आगे अपस्मार होने वाला है, ये निश्चित करना बहुत आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और ये काफी अलग अलग इस प्रकार के लक्षण है, तो इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। नए नए निदान उभर आए हैं, इस पर हमारी पॉलिसी क्या हो, इस पर बताने वाले थे। तो ठीक है, एक इतना पूरा कर लेते हैं। मुझे मेरे मन में याद में था, लेकिन थोड़ा पढ़ लेंगे ऐसा सोचा था। ठीक है, क्योंकि एक बार उसमें घुसेंगे तो बाकी कुछ नहीं होगा। तत्र इदम् अपस्मार विशेष विज्ञानं भवति तत् यथा अपेक्षम् अपस्मरन्तम् क्षणेन संज्ञां प्रतिलभमान। तो बार बार अपस्मार होता है, क्षण में फिर से संज्ञा प्राप्त। तो इसका कार्डिनल सिम्टम अपस्मार का वेग यही है, उत्पिंडिताक्षम, आंखें जैसे कि बाहर निकल आना। ये थायराइड में देखा जाता है उत्पिंडिताक्षम। तो शायद उसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। असामना विलपंतम, विलाप करने वाले इस प्रकार से, और वो भी बेसुर इस प्रकार से। उद्वमंतम फेनम, वमन, फेन का वमन करने वाले। अतीव आघात ग्रीवम, और ग्रीवा भी फूली हुई इस प्रकार की। अतीव आघात, आविद्ध शिरसम, शिरस्कम, आविद्ध शिरस्कम, इसका क्या बताया गया है क्या? वक्र शिरस्कम, ये तो आविद्ध का मतलब जिसमें कुछ घुसा हुआ है, शिर वाकड़े होने। विषम विनतांगुली, विषम और विनत इस प्रकार की अंगुली होना। अनवस्थित पाणिपाद, हस्त और पाद दोनों अनवस्थित, अस्थिर इस प्रकार के होना। अरुण परुष शाव नख नयन वदन त्वचा, कोई बात का ही है। अरुण परुष शाव नख नयन वदन त्वचा, अनवस्थित चल परुष रूक्ष रूप दर्शना। अनवस्थित चल परुष रूक्ष रूप देखने वाला इस प्रकार। वातलानुपशयम, वातल से अनुपशय, विपरीतोपशय च वातेन अपस्मरम विद्या, और विपरीत से उपशय ये वात के जरिए अपस्मार है इस प्रकार का समझो। अभीक्षम अपसरंतम, बार बार अपस्मार होना। क्षणेन संज्ञा प्रतिलभमान, क्षण में संज्ञा फिर से प्राप्त होना। ये दोनों में कॉमन है, पित्त और वात में। अवकूजंतम, आस्फालयंतम भूमि, तो पाद से भूमि पर आघात करते हैं ना। हरित हारित्र ताम्र नख नयन वदन त्वचा, रुधिरोक्षित उग्र भैरवादीप्त रूषित रूप दर्शन।
रुधिरोक्षित रक्त से जैसे कि व्याप्त इस प्रकार का है। उग्र भैरव दीप आदीप्त रूषित रूप दर्शन पित्तलानुपशयं विपरीतोपशयं च पित्तेनापस्वरं प्रथमं विद्या चिरादपस्फुरन्तं चिराच्च संज्ञां प्रतिलभमानं। तो दीर्घ काल में अपस्मार का वेग आता है, दीर्घ काल में संज्ञा प्राप्त होती है। ये कालावधि कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक इस प्रकार का हो सकता है। उपंतम अनति विकृत चेष्टम, ज्यादा विकृत चेष्टाएं नहीं है। नाम उद्भवंतम उद्भवंतम शुक्ल नख नयन वदन त्वचम शुक्ल गुरु स्निग्ध रूप दर्शनम श्लेष्मलानुपशयम विपरीतोपशयम श्लेष्मणा अपस्मरंतम विदा समवेत सर्वलिंगम अपस्मारम सांता। सभी लक्षण अगर साथ में है तो वो सांता का तो असाध्यम आचक्षते, वो असाध्य बताया जाता है। इति चत्वारो अपस्मारा व्याख्याता, तो इस प्रकार से 4 अपस्मार बताए गए। तेषाम आगंतुम अनुबंधो भवत्येव कदाचित्, उसमें आगंतु अनुबंध भी कभी कभी होता ही है। तम उत्तर कालम उपदेक्षामः तस्य विशेष विज्ञानम यथोक्त लिंगे ही लिंगाधिक्यम अदोष लिंगानुरूपं च किंचित। तो यथोक्त जो लिंग है उनका आधिक्य अगर है तो आगंतु अनुबंध है, और अदोष लिंगानुरूपं च किंचित, दोष के अनुसार लिंग नहीं है तो आगंतु उन्माद आगंतु अपस्मार समझना चाहिए। अपस्मार का वेग कितने समय रहे रहे रह रहा, इससे क्या समझेंगे। अगर ज्यादा देर तक अपस्मार का वेग है तो कफ से है, बाकी कफ के लक्षण भी होने चाहिए। लेकिन ये बात अहम रहेगी कि कितने समय तक रहता है अपस्मार का वेग, ये नोट करना जरूरी है। और क्षणेन ये वात और पित्त में कहा गया है, तो एक क्षण भर में उसको संज्ञा फिर से प्राप्त हो जाती है, लेकिन स्मरण रही नहीं रहता कि क्या हुआ था, किस अवस्था में उसको या अपस्मार का वेग आ गया वगैरह। तो ठीक है, कल मैंने जो बात कही थी कि एक पॉलिसी डिसीजन होना है, और ये बहुत ही बड़ा निर्णय इस प्रकार का होगा। हम पॉलिसी डिसीजन कर पाएंगे नहीं पाएंगे ये अलग है, लेकिन उसमें जो मुद्दे हैं उनको तो मैं सामने रखूंगा, फिर हर एक अपने अपने तरीके से उसके बारे में सोचे वो बेहतर ऑप्शन है। इस सभी की शुरुआत जो है वो मॉडर्न मेडिसिन में जैसे जैसे संशोधन होता गया, और मॉडर्न मेडिसिन में जैसे जैसे नए नए ड्रग्स आने लगे और नई नई इन्वेस्टिगेशंस आने लगी, और उन ड्रग्स के जरिए सिम्टोमेटिक रिलीफ तात्काल मिलता गया, तब से ये सिलसिला शुरू हुआ। तब तक मॉडर्न मेडिसिन में ज्यादा कुछ नहीं था, तो आयुर्वेद का ही प्रचलन था, और आयुर्वेद के शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार ही व्यवहार होता था, और जो बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स एलोपैथी के थे वो भी आयुर्वेद को फॉलो करते, इसमें कोई संदेह नहीं था। यहाँ डॉक्टर भड़कमकर करते थे, उनका एलोपैथी का डायग्नोसिस बहुत बढ़िया था। वैसे मॉडर्न के ही चिकित्सक थे, फिर भी काफी हद तक ये सब आयुर्वेद ये सब करते थे। और वायवी फाटक ये भी पुणे के एक मशहूर डॉक्टर जो होते, वो भी इस प्रकार से करते हैं। तो जैसे जैसे नए नए खोज निकले, नए नए तकनीक आ गए, खास करके पहला जो तकनीक आया वो एक्सरे का आया और अस्थिभंग चिकित्सा में इससे काफी अंतर हो गया। पहले केवल हाथ से अस्थिभंग है क्या, कितना है, एयरलाइन है या ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट है क्या वगैरह, ये सब देखा जाता था, और मैनिपुलेशंस करके अस्थि को बैठा देते थे,
और फिर कपाटशयन वगैरह इस प्रकार का प्रचलन था। जब एक्सरे आया तो अस्थि के विकृति के बारे में जानकारी होने लगी और स्पष्ट रूप से अस्थि दिखने लगा कि कहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन इसमें भी अजीब बात थी कि शुरू की अवस्था में जब ये टेक्निक स्थिर नहीं हुआ था तो राम भोसले के पास एक वाइसरॉय की पत्नी आई ट्रीटमेंट के लिए, और फीमर का फ्रैक्चर है ऐसा एक्सरे दिखा रहा, और राम भोसले ने हाथ लगा कर देखा, और वो एक बार हाथ लगाते एक बार फिल्म देखते ऐसा हुआ। तो वाइसरॉय ने पूछा व्हाट इज द मैटर। तो इन्होंने कहा कि एक्सरे सेज दैट देयर इज फ्रैक्चर whereas my fingers say there is no fracture. वाइसरॉय ने पूछा कि तो फिर सही क्या है, तो उन्होंने कहा माय फिंगर्स। इतना कॉन्फिडेंस था, और वाइसरॉय के पत्नी के बारे में ये कॉन्फिडेंस था। कोई भारतीय व्यक्ति के बारे में होता तो एक अलग बात होती इस प्रकार। तो क्लिनिकल डायग्नोसिस को ज्यादा महत्व था, बहुत ही ज्यादा महत्व था, और रोगों के सिम्टम्स होते थे। अभी जो पैथोलॉजिकल सिम्टम रेडियोलॉजिकल सिम्टम ऐसी बात नहीं, क्लिनिकल सिम्टम्स होते थे, और क्लिनिकल सिम्टम्स के आधार पर ही या फिर परीक्षण क्लिनिकल परीक्षण के आधार पर ही निदान होता था। और रोगों की संख्या भी इस तरीके से बढ़ी नहीं थी, जो क्लासिकल डिसीजेस है वही थे प्रकार से। तो धीरे धीरे एक्सरे का पहले आया, फिर बाद में सोनोग्राफी का टेक्निक आया, फिर ये सीटी स्कैन पेट स्कैन एमआरआई ये टेक्निक आ गए धीरे धीरे। और इसने फिर 32 स्लाइस 64 स्लाइस 128 स्लाइस वगैरह वगैरह ऐसे अभी इसमें सूक्ष्मता ज्यादा ज्यादा आ रही है इन सभी के बारे में। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है ये है कि जब ये इन्वेस्टिगेशन सामने आए और उनके जरिए शारीर पर एनाटॉमिकल लेवल, हाँ, कुछ निदान होने लगे, और कुछ सिस्टम वाइज अप्रोच हो गया, हाँ। और दूसरी तरफ औषधियों में भी तरक्की हो रही थी, तो एनाल्जेसिक्स शुरू में आई, एंटीबायोटिक्स दूसरे महायुद्ध के आरंभ में हुई, जिनमें पेनिसिलिन का पहले जिक्र हुआ, और फिर एंटीबायोटिक्स आती ही रही। इस प्रकार से टाइफाइड के लिए क्लोराम्फेनिकॉल ये बहुत अहम दवा उस समय में निकली। जब उसको रेसिस्टेंस आया तो सिप्रोफलोक्सासिन आ गई, उसको भी रेसिस्टेंस आ गया, तो अभी ये नई नई दवाएं इस प्रकार की आ रही है। और कुछ दिनों के बाद उसको रेजिस्टेंस आता है, तब तक नई दवा पहुंच जाती है। इस प्रकार का सिलसिला एंटीबायोटिक्स के बारे में अभी भी चल रहा है। टीबी के बारे में हाँ, दो दो ड्रग्स से शुरुआत करते 7 ड्रग तक अभी तक पहुंच गया है। ये मेरा मालूम नहीं, अभी 8 वार भी हो गया होगा, लेकिन 7 ड्रग तक तो मैंने सुना था इस प्रकार से। और फिर इससे सिम्टोमेटिक रिलीफ अच्छा मिलने लगा, तो लोगों में वैद्यों में भी हलचल मची। वैसे शुद्ध आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने वाले बहुत ही कम लोग इस प्रकार के हो गए, और ज्यादातर तो लोग एलोपैथी की तरफ हो गए। और BAMS ये इंटीग्रेटेड कोर्स चलाया गया, उसमें रेगुलरली आयुर्वेद के साथ एलोपैथी भी पढ़ाई जाती थी, और वो पढ़ाने वाले एलोपैथी के डॉक्टर्स। तो निस्संशय उनके हाथ में बहुत कुछ था, डायग्नोसिस के स्तर पर था, चिकित्सा के स्तर पर था, सिम्टोमेटिक रिलीफ के स्तर पर था, और उनका परिणाम बहुत ज्यादा BAMS छात्रों पर हो गया। उनमें से कुछ छात्रों ने आगे जाकर LCPS MBBS किया, और फिर आगे जाकर MD वगैरह इस प्रकार का एलोपैथी में किया। डॉक्टर अरविंद संगमनेरकर ये एक बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने गायनेकोलॉजी में MD किया और खुद का अस्पताल बड़ी पैमाने पर चलाया।
सुरेश पाटणकर तो नहीं, हाँ। इन्होंने भी एलसीपीएस एमबीबीएस और फिर नेफ्रोलॉजी में कराया। एस ये उनकी इंस्टीट्यूट है, एसी इस प्रकार से। एक पेडिट्रिशियन है जिन्होंने भी इस प्रकार से नवरंगे एमबीबीएस और एमडी पेडियाट्रिक्स किया इस प्रकार से। और ये सभी लोग एलोपैथी के कट्टर पुरस्कार इस प्रकार के हो गए। मैं जब पढ़ रहा था, डॉक्टर शहाड़े करके सर्जन, वो लेक्चर्स लेते थे और काफी लोग उनके पास जाते थे। मैंने भी उनके कुछ लेक्चर्स सुने हैं, संगमनेर से भी मैंने लेक्चर सुने हैं। लेकिन जब उन्होंने बताया कि डिस्मेनोरिया के लिए केवल ब्रांड नेम चेंज करते रहना और एनालिसिस देते रहना, बाकी कुछ नहीं है उसमें इस प्रकार से। अगर दूसरे किसी डॉक्टर के पास मरीज जाके आया है तो उसने कौन सी दवाइयां दे दी है वो देखो, और ब्रांड बदलकर दूसरी दवाई दे दो इस प्रकार से। तो मेरी समझ में आया कि ये तो भटक गए हैं इस प्रकार से। फिर भी उनमें परिवर्तन आने का कोई चांस इस प्रकार का नहीं था। फिर भी कुछ परंपराएं चलती आ रही थी, जो गुणे शास्त्री की परंपरा है। भाग्यवड़ीकर ने तो नई परंपरा आरंभ करी। गुणे शास्त्री के बारे में मुझे मालूम नहीं, उनके घराने में कोई वैद्य थे इस प्रकार से। हल्दीकर की परंपरा अहमदाबाद में है। वो भी काफी बढ़िया इस प्रकार के। आगे अभी उनकी पोती है, लेकिन मालूम नहीं वो कितना कर पाएगी, क्या कर पाएगी इस प्रकार से। बीच में उनके लड़कों में से किसी ने ये नहीं किया। और नामल शास्त्री की परंपरा, गणेश शास्त्री जोशी की परंपरा यहाँ पुणे में रही है। सिर्फ ये लोग आयुर्वेद करते रहे, बाकी सब लोग दूर हो गए आयुर्वेद से, और वही कॉलेज में अध्यापक बन गए। अब ऐसा रहा कि एलोपैथी सिखाने वाले लोग भी कम हो गए कॉलेज से। डॉक्टर किणीकर ताराचंद में आते थे। डॉक्टर खान पेडियाट्रिक सर्जन बहुत अच्छे आदमी है, वो भी ताराचंद में आते थे। अभी मालूम नहीं मुझे आते हैं या नहीं आते हैं प्रकार से। लेकिन ये एलोपैथी में मास्टर्स होने के बावजूद आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ाते थे। और फिर ये अच्छा सिलसिला था। फिर भी जब इनका आना बंद हो गया, हमारे ही लोगों ने जो बीए मेंडेस के बाद में अभी ये एमडी का सिलसिला शुरू हुआ, फिर उसमें से अध्यापक बनने लगे और मूल ग्रंथ से नाता छूट गया। तो शुरू में तो ये मूल ग्रंथ पढ़ाए जाते थे इस प्रकार से। तो इस बीच में एक बीएसएम, बैचलर ऑफ शुद्ध आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये भी अभ्यासक्रम चलाया गया। शुद्ध लोगों ने उसके लिए प्रयास किए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर बाद में बीएमएस आया। अभी बीएमएस में ऐसा है कि महाराष्ट्र में स्थिति ऐसी है कि कोर्ट में चक्कर चलाए गए और मुकदमा चलाया गया। और BMS doctor can practice allopathy to the extent that has been taught in the syllabus. ये न्यायालय का फैसला है। तो उसके आधार पर इन्होंने सिलेबस में परिवर्तन करना आरंभ कर दिया, ताकि हम बता सके कि हमारे सिलेबस में सभी है, एलोपैथी का सभी ज्ञान है। तो कोई भी एलोपैथी की प्रैक्टिस करे तो वो कानून में फंस न जाए। अभी भी ये सिलसिला चल रहा है, क्योंकि गायनेकोलॉजिस्ट है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, ईएनटी सर्जन्स है, कि पूरी एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं। और जब तक स्मूथली सब चलता है तब तक कोई वांधा नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका एलोपैथी में एक्सपर्टाइज नहीं है, उनका एलोपैथी में जरूर एक्सपर्टाइज है, उसमें कोई संदेह है इस प्रकार का नहीं है। फिर भी
अगर कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो जाता है, लीगल प्रॉब्लम हो जाता है, मेडिकल लीगल, तो इनको कहाँ से प्रोटेक्शन मिलेगा? तो इसलिए इन सभी का प्रयास इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना हुई, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन एनआईएमए निमा। और इन्होंने काफी प्रयास करके सिलेबस में परिवर्तन लाया, और अभी आप एलोपैथी की प्रैक्टिस करो और आप दिखा दो कि ये हमारे सिलेबस में है, तो कानूनी तौर पर आप पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये एलोपैथी सीखने का एक दूसरा तरीका बन गया। एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिली तो बीएमएस में आना, और बीएमएस होकर भी एलोपैथी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका प्रकार का प्रचार प्रसार होने लगा। अब एमबीबीएस का स्टूडेंट जितनी गहराई में जाकर और जितने बड़े पैमाने पर अध्ययन करता है, उसके हिसाब में हमारे आयुर्वेद छात्र कुछ भी अध्ययन नहीं है। 12वीं कक्षा तक दोनों का अध्ययन समान रहता है। 12वीं के बाद जब एमबीबीएस में प्रवेश हो जाता है, तो पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग हैं, किताबें हैं, बाकी सब साधन उपलब्ध है, और मरीजों की कमी नहीं है। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिलता रहता है, नए नए टेक्निक्स आते रहते हैं। तो जिसको उसमें तरक्की करनी है एलोपैथी में, उनके लिए बड़ा स्कोप एमबीबीएस कोर्स में है। और वैसे बीएमएस में आने के बाद बहुत सारे छात्र कुछ भी नहीं करते, ना ही आयुर्वेद पढ़ते हैं, ना ही एलोपैथी पढ़ते हैं, ना ही क्लिनिकल एक्सपीरियंस आयुर्वेद में लेने की कोशिश करते हैं और व्यर्थ समय गवाते हैं। और परीक्षा उत्तीर्ण होना एक टेक्निक है, वो तो आसान बात है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो इस ये सिलसिला अभी भी चालू है। ऐसी स्थिति में एक इंटीग्रेटेड वर्ग बना। वेणुगोपाल शास्त्री जोशी, भाग्यवड़ीकर, ये इंटीग्रेटेड के पक्ष में चले गए। उनका कहना था कि जब तक ये आधुनिक विज्ञान नहीं सीखेंगे, हम आयुर्वेद अच्छी तरीके से सीख नहीं पाएंगे, ये उनका कहना था। फिर जो लोग इंटीग्रेशन के मार्ग पर गए, उन्होंने आयुर्वेद को पूरा छोड़ ही दिया और केवल एलोपैथी की प्रैक्टिस करने लगे। और ये ज्यादा स्मार्ट थे एमबीबीएस के अपेक्षा से। नई नई एंटीबायोटिक आती थी, ये दे देते थे, स्टेरॉइड्स आती थी, दे देते थे इस प्रकार से। तो यशस्विता काफी थी, और एमबीबीएस डॉक्टर देहातों में जाने के लिए तैयार नहीं थे, तालुका पुलिस में भी जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसका पूरा फायदा बीएमएस प्रैक्टिशनर्स ने उठाया, और वो फैल गए पूरे देश भर में इस प्रकार से। और जब सर्वे हुआ, तो उसमें पता चला कि सभी देहात वगैरह जो है वो आयुर्वेद डॉक्टर्स के द्वारा उसकी चिकित्सा ये सब हो रही है। तो फिर आईएसएम को ज्यादा महत्व देना चाहिए वगैरह। उसमें आयुर्वेद नहीं था, ये किसी ने ध्यान में नहीं लिया। लेकिन बीएमएस डॉक्टर्स, आयुष डॉक्टर्स ने पूरा इस प्रकार का कारोबार संभाला, ये सत्य है। एमबीबीएस करने वाले आगे एमडी कर लेते थे या एमएस वगैरह कर लेते थे, और एलोपैथी की प्रैक्टिस, स्पेशलाइज प्रैक्टिस करते रहते थे। और जो बीएमएस बीएमएस वगैरह छात्र है, वो अपने अपने तरीके से एलोपैथी देते थे। लेकिन उसमें अगर आगे कुछ सूझता नहीं है, कुछ मार्ग नहीं दिखता है, तो एलोपैथी के प्रैक्टिशनर्स की तरफ भेज देते हैं, स्पेशलिस्ट की तरफ। उसमें भी सुपर स्पेशलिटी ये भी आ गई बात। और सभी का सोचने का तरीका एलोपैथी का ही हो गया है। एलोपैथी के डॉक्टर का तो होना ही है, लेकिन आयुर्वेद के डॉक्टरों का तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनको आयुर्वेद की दृष्टि से सोचना आवश्यक। लेकिन ये नहीं हुआ इस प्रकार से।
और फिर जो इंटीग्रेटेड वेणुमाधव शास्त्री जोशी वगैरह जो इंटीग्रेटेड बन गए थे, उन्होंने देखा कि इंटीग्रेशन पे चलने में कोई मतलब नहीं है, और वो शुद्ध आयुर्वेद में फिर से कन्वर्ट हो गए, आ गए उस पक्ष में आ गए, और शुद्ध आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना आरंभ कर दिया। उनके अनुयायी बहुत कम थे, और ज्यादातर इसी का महत्व, एलोपैथी का ही महत्व पूरे देश भर में इस प्रकार का था। लेकिन फिर भी जो परंपराएं चली आ रही थी वैद्यों की, उसके जरिए थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होने लगा। कोहटकर सर ने तो बहुत प्रयास किए इसके बारे में, और फिर मूल ग्रंथ पढ़ाना, टीकाएं पढ़ाना, दिखाना, इस प्रकार से प्रैक्टिकल दिखाना, इस प्रकार से वैद्यों में परिवर्तन लाना, छात्रों में परिवर्तन लाना, ये कोहटकर सर का प्रयास। लेकिन परिस्थिति इतनी विपरीत थी कि इतने सब कष्ट उठाने के बावजूद भी बहुत ही थोड़े वैद्य निर्माण होते थे, एक या दो। एक पूरी बैच अगर 60 की बैच है तो उसमें से एक छात्र आयुर्वेद में चला जाता था, बाकी सब एलोपैथी में या कुछ भी नहीं करते। ये भी अलग माहौल है इस प्रकार। अब ये जैसे एलोपैथी में गिराव आने लगा, अभी एलोपैथी में निकलने लायक कुछ नहीं है। उसी तरीके से जिस तरीके से उनका चल रहा है, वो सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। तो देयर विल बी स्टंटेड ग्रोथ, आगे कुछ है ही नहीं उनके पास। उन्हें अगर कुछ तत्व ज्ञान लेना है तो आयुर्वेद में से लेना पड़ेगा, एलोपैथी में कुछ नहीं होगा। डॉक्टर अरविंद कुलकर्णी की किताब रूबी हॉल में प्रकाशित हुई, और डॉक्टर ग्रांट उस समय थे, उनकी उम्र 96-97 ऐसी कुछ थी, जिन्होंने रूबी हॉल की स्थापना की। तो उन्होंने बयान दिया कि कैंसर के बारे में आगे आगे कुछ होगा तो आयुर्वेद से ही होगा, एलोपैथी में कुछ नहीं है। ये उनका बयान था। ये बात करीबन 15-20 बरस पूर्व की इस प्रकार की है। और अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने जब इंक्वायरी की कि आयुर्वेद कैंसर के लिए क्या करता है आयुष से, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि जो उनका कहना था, जो उनकी विजन थी, वो सही थी इस प्रकार से। तो अभी ऐसा होने लगा कि एलोपैथी में करने लायक कुछ नहीं रहा तो क्या करेंगे मरीज। पहले तो ऐसे ही मरते थे। लेकिन आयुर्वेद ऑप्शन के रूप में जब उभर आने लगा, तो लोग आयुर्वेद की तरफ मुड़ने लगे। तब तक ये मूल ग्रंथों का अध्ययन, टीकाओं का अध्ययन, ये सिलसिला चालू था। और फिर लोगों ने उसके बारे में आयुर्वेद अपनाना शुरू किया, काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले, और जो शुद्ध आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है उनकी प्रैक्टिस बढ़ती गई, डिमांड बढ़ती गई। तो अभी यही सिलसिला चल रहा है, और ये शहरों में है। ॲलोपॅथीच्या रिपोर्ट्स वरून आयुर्वेदिक इंटरप्रिटेशन काय करता येईल, निदानाला मदत होईल का, यावर एक लेक्चर घ्या। तुम्ही मागे ऑस्टिओपोरोसिस जास्त म्हणजे वातवृद्धी आहे असा इंटरप्रिटेशन सांगितला। मैं उसी पर आ रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन जब तक बैकग्राउंड का पता नहीं चलेगा तब तक इतिहास हमें दोहराना नहीं है। एलोपैथी में प्रगति, तरक्की कुछ ना कुछ होती रहेगी, छोटी मोटी होती रहेगी, लेकिन ये सब है कि टेक्नोलॉजी पर निर्भर है, उसमें थॉट प्रोसेस नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है। और आयुर्वेद में तत्व ज्ञान बहुत अच्छा है, उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए क्या करना है इसके बारे में ज्यादा सोचिए। तो इस प्रकार से अगर हम प्रैक्टिस में उसको लाने की कोशिश करेंगे टेक्निक को, जैसे केवल त्रिस्कंद कोश के बारे में हमने आईटी का प्रयोग किया, आईटी का इस्तेमाल किया, और उसके आधार पर काफी तरक्की। उसी प्रकार से मॉडर्न फिजिक्स
केमिस्ट्री के जरिए हम अगर सोच सकेंगे तो हम भी ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स डेवलप कर सकते हैं, एक साइंटिफिक सिस्टम के रूप में जिसको आज साइंटिफिक माना जाता है, आयुर्वेद को ग्लोबल लेवल पर ले जा सकते हैं। तो ये सिलसिला हुआ कि एलोपैथी में लोग तंग आ चुके, साइड इफेक्ट्स काफी होने लगे, मूल रूप से रोग जाता नहीं है, ये भी बात ध्यान में आ गई, और लाइफस्टाइल से जुड़े सभी विकार है और लाइफस्टाइल के बारे में सोचना अनिवार्य हो गया। कल ही एक एमबीबीएस डॉक्टर आया था, उसकी पत्नी भी एमएस है, और लाइफस्टाइल के बारे में इतना कुछ गंभीर मामला है कि रात 11 बजे खाना खाता है, सुबह 10 बजे उठता है और फिर क्लिनिक में चला जाता है, सुबह 10 से रात 11 बजे तक प्रैक्टिस चल रही है, इंडोर है एलोपैथी का। और बड़े कष्ट से उसने ये बढ़ाया है इस प्रकार से। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन लाइफस्टाइल के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा ना तुम्हें। अगर एलोपैथी में कुछ हो नहीं रहा निदान और ये चिकित्सा, इसलिए मेरे पास आ गया कि इस करके इस प्रकार से। तो लाइफस्टाइल के बारे में सोचना जरूरी है, ये बात ही नहीं है। विश्राम की आवश्यकता है, ये बात ही नहीं है इस प्रकार से। 8 महीने की लड़की है तो मैंने कहा कि लड़की से करो, शाम को 6-7 बजे खाना खा लो, फिर बाद में कुछ नहीं करना है, विश्राम करना है, और लड़की से खेलो, आनंद तो होगा तुम्हें, 8 महीने की बच्ची है तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जब ये लिमिटेशंस एलोपैथी के प्रैक्टिस में आने लगे तो लोग अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचने लगे, और काफी लोग आयुर्वेद की तरफ मुड़ गए, कुछ लोग होम्योपैथी की तरफ मुड़ गए इस प्रकार से। तो वास्तव में डब्ल्यूएचओ जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें डोमिनेंस चाइना का है। वो सोच रहे थे कि ये अल्टरनेटिव के रूप में ही सही, लेकिन चाइनीज मेडिसिन ऊपर आना चाहिए। तो उसमें एक अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन मेडिसिन तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, एक कैंप इस प्रकार का नया सेल डब्ल्यूएचओ में खुलवाया, लेकिन वो सिर्फ चाइना के लिए नहीं कर सकते थे, आयुर्वेद होम्योपैथी में समान इस प्रकार से। अभी वो भी देखते हैं आयुर्वेद को या होम्योपैथी को एलोपैथी की दृष्टि से ही देखते हैं, क्योंकि वही पढ़े हैं, वही सीखे हैं, वही प्रैक्टिस की है, तो और कुछ सिलसिला इस प्रकार में नहीं होगा। तो ऐसी अवस्था में मूल रूप से आयुर्वेद को आयुर्वेद की तरफ से सोच लेना, समझ लेना, उसका व्यवहार लाना, ये आवश्यक इस प्रकार का है। अब बात ऐसी हो गई कि नए नए विकार उत्पन्न हुए, क्योंकि सैव कुपितो दोषात् समुत्थान विशेषता स्थानांतराने च प्राप्त विकारान् कुरुते वो। समुत्थान विशेष जो है, कारण विशेष जो है, बदली हुई लाइफ स्टाइल, बदली हुई खेती की प्रैक्टिस और प्रदूषण वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं कि जो पहले जमाने में नहीं थी, तो उनके बारे में कैसे सोचना है। जो नए नए विकार उभर आ रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारी फैल गई है, अभी नया विकार नहीं रहा कैंसर। और जितनी बड़ी मात्रा में वो फैल गया है, फैल रहा है अभी, उसको देखकर उसके बारे में मूल रूप से सोचना जरूरी हो गया। अभी भी लोगों की मानसिकता वही है, क्योंकि एलोपैथी के दृष्टिकोण हालिया स्तर पर पहुंच गए। जो बातें हमने भी पढ़ी नहीं, वो 11वीं 12वीं में लोग पढ़ लेते हैं, कैंसर क्या है, डायबिटीज क्या है वगैरह वगैरह इसके बारे में। और फिर उसी दृष्टिकोण से
रोगों को देखते हैं तो उनमें परिवर्तन लाना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। अनलर्निंग ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस, जिसको सीखना ही नहीं है वो हम सीख गए हैं, और फिर उसको भूलना ये भी काफी मुश्किल इस प्रकार की बात है। तो जैसे मैं बताता आ रहा हूँ कि एक रेख है, उसको छोटा करना है तो दूसरी बड़ी रेखा उसके साथ में करनी चाहिए कि उसके सिलसिले में या उसके तुलना में ये रेखा छोटी दिखनी है। तो हमारे आयुर्वेद या प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन इतना बढ़ना चाहिए कि हम इस प्रकार के सोचे, हाँ इस प्रकार का आधुनिक विज्ञान भी कहता है और ये भी एक उनकी इस प्रकार की सोच है, बस इतना ही, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये बहुत छोटा है, हमारी रेखा तो बहुत बड़ी है, हमारा ज्ञान तो बहुत विपुल इस प्रकार का है। ये स्थिति होनी चाहिए। और अगर आप पक्के आयुर्वेद निष्ठ नहीं बने हो और एलोपैथी सीखना आरंभ करेंगे तो आप बह जाएंगे एलोपैथी में, और आपको लगेगा कि एलोपैथी ही सही है। इस प्रकार से हमारा शास्त्र तो है ही नहीं, शास्त्र ही नहीं है इस प्रकार से। और खास करके फर्स्ट ईयर में जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी और आयुर्वेदीय शारीर ये दोनों विषय पढ़ाए जाते हैं, तो फर्स्ट ईयर में जो छात्र प्रवेश करते हैं उन्हें तो एलोपैथी में एडमिशन ले थी, एमबीबीएस की वहां नहीं हुई थी, आयुर्वेद में आ गए, मन में तो एलोपैथी ही है, तो उनका लगता है क्या अगर मैं मेडिकल में प्रवेश हुआ हूँ तो मुझे एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो सीखनी है, उसके बगैर मेडिकल का ज्ञान कैसा होगा। और फिर जब उसमें एलोपैथी में पढ़ते हैं डिटेल्स में और आयुर्वेद में कंपेयर करने लगते हैं तो आयुर्वेद में कुछ है ही नहीं। ये तो यहाँ यूरिनरी apparatus, किडनी, यूरेटर, ब्लैडर ये सब बताया गया है, ग्लोमेरुलस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आयुर्वेद में तो पक्वाशय स्थितास्त्र गतास्त्र मार्ग मूत्र वहां वगैरह पक्वाशय से मूत्र की निर्मिति बताई गई है। श्वासोश्वास की प्रक्रिया का वर्णन ही नहीं है, हाँ, कैसा होता है क्या होता है, कोई पैटर्न नहीं है। और वहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरीके से बताई जाती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पूरी तरीके से बताई जाती है। तो ये सब देखकर विद्यार्थी के मन में संदेह निर्माण होने लगता है कि आयुर्वेद है क्या वास्तव में, हाँ आयुर्वेद का कुछ उपयोग है भी या नहीं भी, आयुर्वेद से लोग ठीक होते हैं या नहीं होते हैं इस प्रकार से। और प्रत्यक्ष प्रमाण को कैसे ठुकराएंगे, ये तो एनाटॉमिकली बता रहे हैं, हम डिसेक्शन करते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि हाँ ऐसे है किडनी वगैरह ऐसे। तो हम कैसे माने कि प्रकाशय मूत्र वहां और सूक्ष्मत्वानुपलब्धन्ते मुखान्यासं सहस्रशः सहस्र मुख है उनके जो दिखाई नहीं देते। तो जब ये कंपैरिजन शुरू होती है मॉडर्न एनाटॉमी और मॉडर्न आयुर्वेदीय शारीर की, तो हमें लगता है कि आयुर्वेद का शारीर बिल्कुल अच्छा नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, और एलोपैथी बहुत सिस्टमेटिक है। तो उसका एक अहम मुद्दा मन में बैठ जाता है। अगर उस जमाने में उस समय में कोई आयुर्वेद अच्छा सिखाने वाला आदमी नहीं हो तो लोग एलोपैथी में बह जाते हैं, इसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। तो हम भी ग्रे से एनाटॉमी करते थे, और एक लाडू काड़े करके एमए इंग्लिश, आयुर्वेद से कोई संबंध नहीं, कोलेक्टर सबके मित्र थे। और यह आदमी बड़ा अजीब था, रहन सहन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी बुद्धि की प्रगल्भता अजोड़ थी, इसमें कोई संदेह नहीं था। तो मैं और अशोक परांज पे एक दिन अध्ययन कर रहे थे ग्रे एनाटॉमी का, और वो आ गए, तो मैंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हैं एनाटॉमी। क्या पढ़
ह्यूमरस बोन था। तो उन्होंने पूछा कि ग्रे का महत्व किसमें है, किस चीज में। तो ये सवाल ही कभी पैदा नहीं होता कि ग्रे का महत्व किस चीज में है इस प्रकार। तो उन्होंने ये बताया कि ग्रे का महत्व दो तरीके का है, एक सूक्ष्म निरीक्षण और दूसरा उसके अनुसार डिस्क्रिप्शन। इस प्रकार से ग्रे क्या बताता है, ह्यूमरस है ना तुम्हारे हाथ में, तो इट्स ए लॉन्ग बोन हैविंग टू एंड, अपर एंड एंड लोअर एंड। इट हैज फोर सरफेसेस, एंटीरियर, लैटरल, मीडियल, पोस्टीरियर। एंटीरियर सरफेस में ये ग्रूव है, ये ट्यूबरोसिटी है वगैरह। तो सूक्ष्म निरीक्षण और टर्मिनोलॉजी फिक्सेशन, ये एंटीरियर किसको कहना है, पोस्टीरियर किसको कहना है, ट्यूबरोसिटी किसको कहना है वगैरह वगैरह। और फिर उसके आधार पर उसका डिस्क्रिप्शन करना, यही ग्रे की खासियत है। तो अगर यही बात समझनी है तो बेटर ऑप्शन कलर डायग्राम्स लेके बैठो। जेमिसन्स एटलास अच्छा है उसके लिए, और लेयर बाय लेयर इस प्रकार का वर्णन बताया गया है। और विजुअलाइजेशन जो होता है तो ज्यादा आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। तो ये सब रटने की जरूरत नहीं है। जेमिसन्स का जो कंपेनियन है वो बहुत कम शब्दों में है, तो वो ध्यान में रखो। जितनी आवश्यक बातें हैं उतनी ध्यान में रखो, ये सब करने की जरूरत नहीं। तो हमारे मन में जो ग्रे के बारे में ग्रेटनेस था, कि ग्रे की एनाटॉमी कितनी ग्रेट है, कितनी विस्तार से है वगैरह वगैरह, ये सब चला गया। अब तो मुझे मालूम है कि एनाटॉमी का उतना महत्व है ही नहीं मेडिकल पोस्ट। जिनको सर्जरी करनी है उनके लिए एनाटॉमी का महत्व है। बाकी हमारे हिसाब से निदान करना और चिकित्सा देना, इसके लिए एनाटॉमी इतनी ज्यादा समझ लेने की, इतना समय उसके लिए बिताने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम बहुत सारा समय एनाटॉमी में गवा देते हैं। बहुत सारे पसंद है वो बहुत सारा समय एनाटॉमी में गवा देते हैं। और जो आयुर्वेद के ग्रंथ है, चाहे अष्टांग हृदय हो, पदार्थ विज्ञान हो, आयुर्वेद का इतिहास हो, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं होता, कोई पढ़ाने वाला नहीं होता। संस्कृत संस्कृत की हैसियत से नहीं पढ़ना है, आयुर्वेद सीखने के लिए संस्कृत सीखना है। उस तरीके से कोई संस्कृत भी नहीं पढ़ाता है। और वो केवल एक जैसे 10वीं 12वीं कक्षा में एक अच्छे मार्क्स पाने के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए संस्कृत का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार आयुर्वेद के कॉलेज में होता है। तो इन सभी में परिवर्तन आना जरूरी इस प्रकार का होगा। और शुरू से ही अगर हमें इसके बारे में पता चले कि अरे हमें आयुर्वेद सीखना है, मूल ग्रंथों से सीखना है, टीकाओं के आधार पर सीखना है इस प्रकार से। और in South India, do Ayurvedic colleges teach modern anatomy, physiology, pathology, investigation, and Ayurvedic grantha, and they have all the knowledge of allopathy with Ayurvedic also. While treating the patient, they incorporate all the resources and give Ayurvedic. लेकिन इसमें आयुर्वेद का दृष्टिकोण नहीं रहता है। नो डाउट केरल की ट्रेडिशन एक अच्छी ट्रेडिशन है और अच्छे रिजल्ट्स भी दिलवाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मूल आयुर्वेद को हम भूल जाते हैं, ये सबसे अहम मुद्दा है। और वैसे केरल में प्रचलन है वाग्भट का और सहस्रयोग। सहस्रयोग तो केवल औषधियों की किताब है। वाग्भट में उतना ज्यादा तत्व ज्ञान है नहीं। चरक की जो ट्रेडिशन है, चरक का जो अध्ययन है, कुछ हद तक सुश्रुत का भी जो अध्ययन है, वो तत्व ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है, बेहतर है। और इनका प्रचलन वहां पे नहीं है। जब तक
इन दोनों का अध्ययन हम नहीं करेंगे तब तक तत्व ज्ञान के बारे में, खास करके चरक के बिना तत्व ज्ञान के बारे में ज्ञान नहीं होगा। तो अभी यही दृष्टिकोण लोगों को ज्यादा पसंद आता है, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी वगैरह ये सब सुहा के उसके आधार पर आयुर्वेदिक डायग्नोसिस करना, और आयुर्वेदिक डायग्नोसिस नहीं होता, उसके आधार पर आयुर्वेद की चिकित्सा करना। तो सिलसिला चल रहा है ये इस प्रकार से, और लोगों को भी ये पसंद है क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर आधार इस प्रकार का है। लोगों को भी लगता है कि हाँ यही सही रास्ता है इस प्रकार से। तो मैं उस मुद्दे की तरफ आ रहा हूँ कि इन सभी से मॉडर्न एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी वगैरह सभी को देखकर आयुर्वेद में हम ज्यादा कुछ समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, या गुमराह भी हो रहे हैं, ये भी बात हो सकती है। हम उसमें बहे जाएंगे और हमारे दृष्टि से देखना भूल ही जाएंगे, सबसे बड़ी समस्या है अगर इसी प्रकार का सिलसिला चलता रहे। तो इसलिए एक तरीके से आयुर्वेद का अध्ययन को बढ़ाते रहे, ये बहुत आवश्यक है। जैसे ये रेखा की बात मैंने की थी, ये आधुनिक विज्ञान की ये रेखा है, उसको हमें छोटा करना है, उससे बहुत बड़ी रेखा आयुर्वेद की होनी चाहिए। तब शायद ये जो करते हैं उसमें कुछ हद तक अच्छा रहेगा. बहुतेक स्टुडंट जेथे पैसा आणि ते करायचा प्रयत्न करतात असे वाटते. आयुर्वेद दवाखाना हवे आहे म्हणून इन्स्टिट्यूट बाहेर चांगले आयुर्वेदिक वैद्य निर्माण होत आहेत असे वाटते. इन्स्टिट्यूट मध्ये आयुर्वेदिक वैद्य तयार होणे अवघड आहे असे वाटते. बीएमएस स्टुडंट्स फर्स्ट इयर पासून हॉस्पिटल जॉईन करतात, तो वैद्यांच्याकडे सुद्धा जात राहिले तर आयुर्वेदीय समजायला सोपे जाईल असं वाटतं. काफी मुश्किल है इस प्रकार के बारे में बात करना. ये बात सही है कि बहुत सारे सुख के साधन संपत्ति पर निर्भर है, और का अर्थ ये एक पुरुषार्थ है. धर्मार्थ काम मोक्ष एक चतुर्विध पुरुषार्थ है, इसमें अर्थ एक पुरुषार्थ है. सुविध योगक्षेम इस प्रकार का शास्त्र होना चाहिए. तो पैसे कमाना बुरी बात नहीं, लेकिन उसके पीछे पड़ जाना ये बराबर नहीं है. इस प्रकार से ये आनुषंगिक फल इस प्रकार का होना चाहिए, और अगर प्रामाणिकता से आप काम करते रहते हैं तो पैसा आता रहता है, इसके संदेह नहीं. हमारे सामने जो मरीज है उसको पूरा न्याय अगर हम दिलाएंगे, भली भांति कोशिश करेंगे कि वो ठीक हो जाए, सिम्टोमेटिक रिलीफ तो कम से कम मिले वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो पैसा मिलता रहता है. क्वचित धर्मा क्वचित नते क्वचित अर्थ क्वचित यशा कर्माभ्यासा क्वचित चिकित्सा नास्ति निष्फला. चिकित्सा निष्फल कभी भी नहीं इस प्रकार की, किसी न किसी तरीके से हमें फायदा होता रहता है. अब बात यह है कि बहुत सारे छात्र एलोपैथी को छोड़कर आयुर्वेद में आ रहे हैं पैसे कमाने. ये गलत है. मुझे आयुर्वेद पसंद है इसलिए मैं आयुर्वेद में आ गया, मुझे आयुर्वेद में दिलचस्पी हो गई इसलिए मैं आयुर्वेद में आया, ये बात हो. और लोग क्या आदर्श क्या रखते हैं ये एक अलग चीज है. कि मैं जिस गुरु के पास जा रहा हूँ बहुत पैसे कमाता है और इतनी प्रैक्टिस है, ये बंगला है, कार है वगैरह, इसलिए बहुत बड़ा वैद्य है. ये मूर्खता है. मैं मानता हूँ कि ये आनुषंगिक फल होना चाहिए. होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, कार होना चाहिए, कार होनी चाहिए, बाकी चीजें भी होनी चाहिए, उसमें कोई संदेह की बात नहीं. लेकिन वो हमारा उद्देश्य नहीं है. हमारा उद्देश्य लोगों को ठीक करना इस प्रकार का. और इस प्रकार से आयुर्वेद की प्रैक्टिस चलती है इसलिए मैं आयुर्वेद में आ गया हूँ और आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, पंचकर्म कर रहा हूँ. ये बातें अगर होती रहती है तो ये हमें फिर से पीछे ले जाए.
तो हमें इसके बारे में सजग होना है कि हमारा मकसद क्या है। हमारा उद्देश्य आयुर्वेद सीखना सिखाना लोगों तक पहुंचाना ये होना चाहिए। पैसा कमाना ये भी होना चाहिए, लेकिन जितना जरूरी है उतना कमाते रहो, वैसे पैसा आता रहे। आप अगर प्रामाणिकता से काम करते रहेंगे तो पैसा आता रहेगा। पैसों के लिए प्रैक्टिस करनी है ऐसा। ते हित्वा कांचनम राशिम पांसु राशिम उपासते, ये जो शंकराचार्य ने कहा कि अगर पैसों के पीछे पड़ जाते हैं तो कांचन राशि को छोड़ देते हैं और पांसु राशि को अपना लेते हैं, धूल को अपना लेते हैं, इस प्रकार से। तो अभी ये जो स्थिति उभर आ रही है, कल बालाजी तांबे का निधन हो गया, ये इस प्रकार के जो सिलसिले हो रहे हैं कि आयुर्वेद को कमर्शियली एक्सप्लॉइट करना, इस प्रकार से उन्होंने भली भांति निभाया, उसमें कोई संदेह नहीं है। उसने आयुर्वेद को पॉपुलर किया, ये भी बात सही है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मकसद उद्दिष्ट पैसा कमाना यही था। उद्दिष्ट आयुर्वेद का प्रचार प्रसार आयुर्वेद के लिए करे, इस प्रकार का नहीं था। तो ये सभी लोग फिर औषधियों पर उतर आते हैं, क्योंकि पैसा औषध नहीं। तो फैक्ट्री खुलवाना आयुर्वेदिक और औषधियों की प्रचार प्रसार करते रहना, ये इस प्रकार का हो रहा है। तो हमारा मूल उद्देश्य आयुर्वेद को भलीभांति समझना ये होना चाहिए, उसको प्रैक्टिस में लाना ये होना चाहिए। और पैसे कमाने के लिए आयुर्वेद ये नहीं होना चाहिए वास्तव में, इस प्रकार से। और इस प्रकार से कर रहा है और फिर भी उसको पैसे उतने जितने आवश्यक है उतने भी मिल नहीं रहे हैं, तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा किस प्रकार की कमी है, क्यों नहीं हो रहा है इस प्रकार से। अगर हमारा शास्त्र सुविहित योगक्षेम बनाने वाला है तो कुछ लोगों को ये क्यों नहीं हो रहा। तो ज्यादातर ऐसा होता है कि अभ्यास कम है, अनुभव कम है, यही उसका कारण है। और वो बढ़ाएंगे तो प्रैक्टिस बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह है, इस प्रकार की बात नहीं है। और लोगों में जरूरत है या नहीं है, तो लोगों में जरूरत बहुत ज्यादा है। अभी ये रामदेव जी बाबा के जरिए हो या बालाजी तांबे के जरिए हो, काफी जागृति हो गई है लोगों में। अभी ये कोविड-19 के सिचुएशन में आयुर्वेद वैसे भी उभर आया है, क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आयुर्वेद दिए हैं। जो प्रैक्टिशनर्स हैं आयुर्वेद के, उन्होंने काफी अच्छे रिजल्ट्स कोविड-19 में दिए हैं। तो बस यही चाहिए, लोगों को रिजल्ट चाहिए, बस बात क्या है। तो इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से कि मूल ग्रंथों का अध्ययन, टीकाओं का अध्ययन, प्रैक्टिस, औषधि निर्माण, ये सब करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये इंटीग्रेटेड आयुर्वेद और केवल एलोपैथी का दृष्टिकोण वगैरह वगैरह, ये जो तीन पंथ है, वास्तव में केवल आयुर्वेद का दृष्टिकोण होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम बचपन से ये संस्कार लेके आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जितनी मात्रा में हम आयुर्वेद के संस्कार को बढ़ाएंगे उतना हमारे लिए भी फायदेमंद होगा, समाज के लिए भी फायदेमंद होगा, और हमारे क्षेत्र के लिए भी, आयुर्वेद क्षेत्र के लिए भी फायदेमंद होगा। तो इंस्टीट्यूट में वैद्य निर्माण होना कठिन है, लेकिन मुश्किल या नामुमकिन नहीं है। मैं फिर भी आशावादी हूँ कि इसमें परिवर्तन आएगा, अभी के माहौल में परिवर्तन आएगा और इंस्टीट्यूट से अच्छे छात्र निकलेंगे। जब अध्यापक वहां अच्छे रहेंगे तो अच्छे छात्र निकलेंगे, इस प्रकार की बात होगी। तो ठीक है, चाहे तो यही सिलसिला कल पूरा करते हैं और फिर ये जो रसरत्न संहिता है उसके बारे में बताते हैं। तो आज यहीं पे देखते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं
निखिल जन कृपा व्याप्त आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांश सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणिमति च सदा वैद्यवर्गो हिन्नम् वैद्यवर्गो हिन्नम् ओम शांति शांति शांति। योग सूत्र आहे आज, कोशिश करेंगे। विरम लेते हैं।